नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे भंवर में उतर रहे हैं जो काफी जटिल हैं और लगातार चर्चा में भी रहता है। ये है राहुल गांधी से जुड़े कानूनी मामलों का पूरा ताना बाना। जी। और ये कोई एक दो मामले नहीं है, हम बात कर रहे हैं 18 सक्रिय कानूनी मामलों की। हाँ, 18 मामले जो 15 अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में ही चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये स्थिति असाधारण है। खासकर किसी प्रमुख विपक्षी नेता के लिए तो ये बहुत ही असामान्य बात है। और इन आरोपों का दायरा भी देखिए कितना बड़ा है। मानहानि के मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, उनकी नागरिकता तक पर सवाल उठाए गए हैं। नागरिकता पर भी? हाँ, और चुनावी धोखाधड़ी के भी मामले दर्ज हैं। तो ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी कानूनी उलझन है जिसके असर आप समझ सकती हैं काफी दूर तक जा सकते हैं। तो आज हमारी ये जो बातचीत है ये इन्हीं कानूनी लड़ाइयों पर रहेगी। हम जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं वो हमें एक स्रोत से मिली है। लेख का नाम है राहुल गांधी के कानूनी संघर्ष, एक गहन विश्लेषण। जी। और हमारा इरादा यहाँ बिल्कुल भी किसी का पक्ष लेना या कोई फैसला सुनाना नहीं है। हम बस कोशिश कर रहे हैं इन मामलों को समझने की, उनके पीछे का संदर्भ क्या है और भारतीय राजनीति और हमारे लोकतंत्र पर इनके क्या असर हो सकते हैं। बस इसी को समझने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि तथ्यों को निष्पक्षता से सामने रखा जाए और ये समझा जाए कि ये पूरी तस्वीर आखिर इशारा किस तरफ कर रही है। आपने 18 मामलों का जिक्र किया, इसमें एक दिलचस्प पैटर्न भी है। अच्छा, क्या पैटर्न है? इन 18 में से 15 मामले आपराधिक मानहानि के हैं। 15? मतलब ज्यादातर मानहानि के ही हैं? हाँ, 15। और ये ज्यादातर मामले भाजपा नेताओं या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दायर किए हैं। तो ये संख्या और ये पैटर्न दोनों ही ध्यान खींचते हैं। चलिए इसी बड़ी तस्वीर और इसके पैमाने को थोड़ा और कुरेदते हैं। 18 मामले, 15 अदालतें हैं। जी। और ये कानूनी लड़ाई, जैसा आपने कहा, एक दशक से भी ज्यादा वक्त से चल रही है। जी, एक दशक से ऊपर। और 15 मानहानि के मामले, ये संख्या किसी भी व्यक्ति के लिए और खासकर एक सक्रिय राजनेता के लिए बहुत ज्यादा है। सच कहा जाए तो ये अभूतपूर्व है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जहां किसी मुख्य विपक्षी दल के नेता को एक साथ इतने सारे कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा हो। ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, इनका फैलाव भी देखिए। हाँ, कहाँ पर हैं ये मामले? मामले गुजरात से लेकर केरल तक हैं, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक दर्ज हैं। ओह, मतलब पूरे देश में फैले हुए हैं? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों में अदालती पेशियों के लिए जाना पड़ता होगा। हाँ, ये तो उनके समय और संसाधनों पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा फिर। यकीनन। और एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है इन मामलों का समय। स्रोत ये बताता है कि इन 18 में से 7 मामले अकेले 2019 में दायर हुए। अच्छा, 2019 में? हाँ, और वो लोकसभा चुनावों का साल था। तो क्या इसे महज संयोग माना जाए? देखिए, इसे संयोग कहना है या कुछ और, ये तो व्याख्या का विषय है और हम यहाँ कोई निर्णय तो दे नहीं रहे हैं। लेकिन ये तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कई कानूनी कार्रवाइयाँ राजनीतिक रूप से इतने अहम वक्त पर सामने आईं। फिर से दोहराना जरूरी है, हमारा काम यहाँ जज बनना नहीं है बल्कि समझना है। जाहिर है कुछ मामलों में गंभीर कानूनी सवाल हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों की प्रकृति और उनके दायर होने का समय वो अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े करते हैं। बिल्कुल। और शायद इन सब में सबसे ज्यादा चर्चित और जिसका असर सबसे तात्कालिक रहा वो मामला था जिसने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को ही कुछ समय के लिए खत्म कर दिया। वो सब शुरू हुआ कर्नाटक की एक रैली में कहे गए एक वाक्य से। जरा उस मामले की तह में चलते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 2019, जगह थी कर्नाटक का कोलार और मौका था एक चुनावी रैली का। उस दिन राहुल गांधी ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसकी उन्हें शायद सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कहा था उन्होंने? उनका वाक्य था, मैं कोट कर रहा हूं, सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों है, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो। ओह हाँ, ये बयान काफी सुर्खियों में रहा था। राजनीतिक रैलियों में ऐसे तंज और कटाक्ष तो अक्सर सुनने को मिलते हैं, तालियां भी बजती हैं, सुर्खियां भी बनती हैं, लेकिन ये वाला बयान उनके लिए एक बड़ा कानूनी सिरदर्द बन गया। कैसे? गुजरात से भाजपा विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उनका उपनाम भी मोदी है। उन्होंने इस पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। उनकी दलील ये थी कि इस बयान से गांधी में पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। अच्छा, पूरे समुदाय की? जी। और फिर चीजें तेजी से घटी। 23 मार्च 2023 को
सूरत की एक मैजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया। दोषी पाया? हाँ, और उन्हें इस अपराध के लिए कानून में जो अधिकतम संभव सजा है वो सुना दी, 2 साल की कैद। 2 साल की सजा, अधिकतम सजा? जी, अधिकतम। और यहीं से मामला बेहद गंभीर हो गया। क्यों? 2 साल की सजा का क्या मतलब हुआ? देखिए, भारत में कानून है जन प्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। हाँ, सुना है। उसका एक प्रावधान है सेक्शन 83। इसके तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, अच्छा, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है। ओह, तुरंत? और ये अयोग्यता सिर्फ सजा की अवधि तक ही नहीं रहती, बल्कि रिहाई के बाद अगले 6 साल तक जारी रहती है। यानी कुल मिलाकर लगभग 8 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। अरे 8 साल! तो फिर क्या हुआ? वही हुआ, सजा के ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर लोकसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता की अधिसूचना जारी कर दी। घंटों के अंदर? इतनी तेजी से? हाँ, जिस रफ्तार से ये सब हुआ वो भी काफी ध्यान खींचने वाला था। इसमें एक और अहम कानूनी नुक्ता है जिस पर गौर करना जरूरी है। बताइए। सूरत की अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तो उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर इस मामले में अधिकतम सजा यानी पूरे 2 साल की ही सजा क्यों दी जा रही है। आमतौर पर अदालतें सजा की मात्रा तय करते वक्त उसके कारण बताती हैं, खासकर जब अधिकतम सजा दे रही हों। लेकिन इस मामले के फैसले में इस पहलू पर विस्तार से कुछ नहीं कहा गया था। अच्छा, ये भी एक बात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी। और करीब 4 महीने बाद अगस्त 2023 में देश की सर्वोच्च अदालत ने इस दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इसी बात को रेखांकित किया कि निचली अदालत ने अधिकतम सजा देने का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सजा की अवधि का सीधा असर जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता पर पड़ रहा था। अदालत ने कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदि सजा 1 दिन भी कम होती तो ये प्रावधान लागू ही नहीं होते। मतलब अगर सजा 1 साल 364 दिन होती जी, तो सदस्यता नहीं जाती? बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इसका इतना गंभीर परिणाम हो रहा है तो अधिकतम सजा देने का स्पष्ट कारण बताना जरूरी था, जो नहीं बताया गया। इसीलिए उन्होंने दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई? जी, बहाल हो गई। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अपील अभी भी लंबित है, दोष सिद्धि को रद्द नहीं किया गया है, उस पर सिर्फ रोक लगी है। सही कहा। ये पूरा प्रकरण अपने आप में मतलब भारत में कानून और राजनीति के बीच का जो जटिल रिश्ता है उसकी एक मिसाल है। कैसे एक रैली में कहा गया एक वाक्य देश के एक प्रमुख विपक्षी नेता की अस्थायी अयोग्यता का सबब बन सकता है। हाँ, ये निश्चित रूप से कानून के राजनीतिक इस्तेमाल की संभावनाओं पर और निचली अदालतों के फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही ये न्यायपालिका की, खासकर ऊपरी अदालतों की भूमिका को भी दिखाता है। तो यहाँ समझने वाली मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और सजा की मात्रा के अनुपात पर जोर दिया। तो ये था वो मोदी सरनेम वाला मामला। अब एक और बेहद अहम और शायद सबसे पेचीदा मामले पर आते हैं, नेशनल हेराल्ड केस। हाँ, नेशनल हेराल्ड। ये मामला इसलिए भी ज्यादा जटिल है क्योंकि इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उनकी मां सोनिया गांधी भी शामिल हैं। जी, दोनों। और आरोपों के केंद्र में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसका इतिहास भी काफी पुराना है ना? हाँ, नेशनल हेराल्ड मामला वाकई बहुत उलझा हुआ है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं नेशनल हेराल्ड अखबार से, जिसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। कभी ये आज़ादी की लड़ाई का एक अहम मंच था। लेकिन समय के साथ अखबार छापने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL वो वित्तीय मुश्किलों में घिर गई। 2008 तक उस पर काफी कर्ज चढ़ चुका था। अच्छा, और यहीं से कहानी में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की एंट्री होती है? बिल्कुल। ED के आरोपों के मुताबिक पार्टी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने AJL को लगभग 90.25 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया। ठीक है, पार्टी ने अपनी कंपनी को कर्ज दिया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आरोप ये है कि AJL ने ये कर्ज चुकाने के बजाय इसे इक्विटी शेयरों में बदल दिया और फिर इन शेयरों को यंग इंडियन नाम की एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ 50 लाख में? 90 करोड़ के बदले 38%। तो ED का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए गांधी परिवार ने
कथित तौर पर महज 50 लाख रुपए देकर एजीएल की उन संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया जिनकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। 2000 करोड़? ये संपत्तियां कहाँ हैं? ये दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में है, प्राइम लोकेशंस पर। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मान रही है। और ईडी ने इस मामले में कार्रवाई भी की है। हाँ, कार्रवाई की है। स्रोत के अनुसार उन्होंने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है और ये दावा भी किया है कि नवंबर 2023 तक गांधी परिवार ने कथित तौर पर 142 करोड़ रुपए के अपराध की आय का लाभ उठाया है। ये बहुत गंभीर आरोप है। वाकई। लेकिन इस मामले में कोई कानूनी पेच भी है शायद। हाँ, एक दिलचस्प कानूनी सवाल भी उठा है। 2025 की सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई कर रहे जज ने ईडी से पूछा था। क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि अगर कर्ज देने वाली और कथित तौर पर उसे माफ करने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी, तो फिर पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? हाँ, ये तो वाजिब सवाल लगता है। जी, ये एक तार्किक सवाल था जिसका पूरी तरह संतोषजनक जवाब ईडी की तरफ से उस समय नहीं आया था, ऐसा स्रोत में बताया गया है। ये मामला भी काफी पुराना है। इसकी शुरुआत तो शायद 2014 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से हुई थी। हाँ बिल्कुल, 2014 से चल रहा है। जुलाई 2025 में इस पर रोजाना सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मतलब फैसला कभी भी आ सकता है? जी, कभी भी। तो ये मामला मानहानि के मुकदमों से तो बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत अलग। यहाँ जटिल वित्तीय लेन देन है, कई संस्थाएं शामिल हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति दांव पर है और ये राजनीतिक दलों द्वारा अपनी संपत्तियों के प्रबंधन के तरीकों पर भी बुनियादी सवाल खड़े करता है। सही बात है। इसका सार ये है कि क्या एक राजनीतिक दल अपनी संपत्ति को इस तरह से एक निजी इकाई को हस्तांतरित कर सकता है जिसमें उसके शीर्ष नेताओं का सीधा व्यक्तिगत हित जुड़ा हो? और जाहिर है यह दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर दोषसिद्धि होती है तो इसमें न सिर्फ सजा का प्रावधान है, हाँ, कारावास तक हो सकता है, बल्कि ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की वित्तीय कार्यप्रणाली पर भी दूरगामी असर डाल सकता है। निश्चित रूप से। नेशनल हेराल्ड मामले का फैसला जब भी आएगा, वो भारत में राजनीतिक वित्त पोषण और कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों के लिए एक नजीर बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा ये। इन दो बड़े मामलों मोदी सरनेम और नेशनल हेराल्ड के अलावा एक और मामला है जो थोड़ा हटकर है और सीधे राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर ही सवाल खड़ा करता है। ये कैसे संभव है? हाँ, ये वाकई एक अनोखा मामला है। एक भाजपा कार्यकर्ता है एस विघ्नेश शिशिर। उन्होंने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकता भी है। दोहरी नागरिकता? जी, और अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। हाँ, ये तो बताएं। और ऐसे में वो भारत में कोई भी सार्वजनिक पद जैसे सांसद का पद धारण करने के योग्य नहीं रहेंगे। लेकिन ये आरोप किस आधार पर लगाए गए हैं? कुछ सबूत हैं? आरोप ब्रिटेन में रजिस्टर्ड बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी से जुड़े हैं। कहा गया है कि राहुल गांधी 2003 से इस कंपनी में निदेशक और सचिव थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि कंपनी के 2005-06 के जो वार्षिक रिटर्न फाइलिंग दस्तावेज हैं और 2009 में जब कंपनी बंद हुई उसके विघटन के कागजात में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिखी गई थी। अच्छा, ब्रिटिश। जी, ऐसा याचिकाकर्ता का दावा है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या सरकार ने कुछ किया? हाँ, गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने बाकायदा ब्रिटिश सरकार से राजनयिक चैनलों के जरिए संपर्क साधा और राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। अच्छा। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2025 में इस मामले को एक बार खारिज कर दिया था। खारिज कर दिया था। जी, लेकिन स्रोत बताता है कि इसे कथित नए सबूतों के आधार पर फिर से खोला गया है और अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई? नागरिकता मामले की जांच सीबीआई कर रही है जी, ऐसा स्रोत में उल्लेख है। भले इन आरोपों में कितना दम है ये जांच का विषय है, लेकिन सिर्फ इस मामले का चलना और सीबीआई जैसी एजेंसी का इसमें शामिल होना ही अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और उनकी पात्रता पर एक छाया तो डालता ही है। बिल्कुल। और ये हमें वापस उसी पैटर्न पे ले आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, मानहानि वाले मामले। हाँ, मानहानि के मामलों की झड़ी। 15 अलग अलग आपराधिक मानहानि के मामले। हाँ। और लगभग सभी मामलों में शिकायतकर्ता या तो भाजपा से जुड़े हैं या आरएसएस से। इन मानहानि के मामलों के पीछे के बयान भी काफी अलग अलग तरह के, हाँ, काफी विविध हैं। कई आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने पर मामला दर्ज हुआ, तो कहीं वीडी सावरकर पर टिप्पणी करने पर, अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने पर मामला है। अच्छा। भारतीय सेना पर सवाल उठाने पर, राफेल सौदे पर आरोप लगाने पर,
मतलब अलग अलग बयानों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों ने मामले दर्ज करवाए हैं। हर एक मामला अपने आप में एक पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। वकीलों की फौज लगती है, देश के अलग अलग हिस्सों में अदालतों में पेश होना पड़ता है, समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं। सही बात है। भले ही अंत में इनमें से कई मामलों में उन्हें बरी कर दिया जाए या राहत मिल जाए, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये अपने आप में एक सजा जैसी बन जाती है। प्रक्रिया ही सजा। हाँ, इसी अवधारणा को आजकल लॉफेयर कहा जाता है, यानी कानून का, कानूनी प्रक्रिया का एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। और फिर वही समय का पैटर्न। स्रोत इशारा करता है कि कई मामले अहम चुनावों के आसपास दायर किए गए, शायद इसलिए कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा बाधा डाली जा सके। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इन मुकदमों का असली उद्देश्य न्याय पाना है या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को उलझाए रखना और थकाना है। ये एक अहम सवाल है। हाँ, लॉफेयर की अवधारणा यही कहती है कि कानूनी प्रणाली को विरोधियों को परेशान करने, उनके संसाधन खत्म करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही अंततः मामला टिके या न टिके, प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। तो इन सारे मामलों का भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति राहुल गांधी के कानूनी मामले हैं या इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है? रॉयटर्स का एक डेटा पॉइंट है जो स्रोत में दिया गया है, वो बताता है कि 2014 के बाद से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लगभग 150 विपक्षी नेताओं को या तो समन भेजा है या उनसे पूछताछ की है। 150 विपक्षी नेता? हाँ, ये आंकड़ा क्या कहता है? ये आंकड़ा इस बहस को जोर देता है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। बेशक दूसरी तरफ ये दलील भी है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर कोई भ्रष्टाचार या अपराध हुआ है तो पद या पार्टी देखे बिना जांच होनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। सत्य शायद इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं है। संतुलन साधना मुश्किल है। राहुल गांधी की अयोग्यता वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, उसे आप किस तरह देखती हैं? क्या वो एक उम्मीद की किरण है? हाँ, वो हस्तक्षेप महत्वपूर्ण था। वो दिखाता है कि न्यायपालिका, खासकर उच्च न्यायपालिका, अभी भी कार्यपालिका या विधायी शक्तियों के संभावित अतिरेक पर एक अंकुश के रूप में काम कर सकती है, एक चेक एंड बैलेंस का काम कर सकती है। लेकिन साथ ही ये निचली अदालतों में फैसलों की स्थिरता और उनमें बाहरी दबावों के प्रति संभावित संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करता है। ये भी है। आगे क्या हो सकता है? नेशनल हेराल्ड मामले का फैसला बहुत अहमियत रखता है, जैसा आपने कहा। जी, बहुत। ये ना सिर्फ गांधी परिवार के राजनीतिक भविष्य पर असर डालेगा, बल्कि शायद राजनीतिक दलों की फंडिंग और संपत्ति प्रबंधन के नियमों को भी प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। और वो नागरिकता वाला मामला, अगर वो आगे बढ़ता है तो वो भी एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये मामले सिर्फ कानूनी नहीं हैं, इनके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। तो हम घूम फिरकर उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये सब जवाबदेही तय करने की एक निष्पक्ष प्रक्रिया है या फिर ये राजनीतिक विरोध को दबाने का एक तरीका है, उत्पीड़न है? इसका जवाब शायद देखने वाले के राजनीतिक नजरिए पर भी निर्भर करेगा। स्थिति वाकई जटिल है, इसे स्वीकार करना होगा। कुछ मामले जैसे नेशनल हेराल्ड, उनमें वास्तविक और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के सवाल उठाए गए हैं जिनकी जांच जरूरी है, ऐसा लगता है। वहीं कुछ अन्य मामले, खासकर मानहानि के जो इतने सारे मामले हैं, वो पहली नज़र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी को परेशान करने या चुप कराने की कोशिश ज्यादा लगते हैं। असल मुद्दा शायद ये है कि ये सब मिलकर भारत के लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका और उसके नेताओं के साथ होने वाले व्यवहार के लिए क्या मिसाल कायम कर रहा है। क्या कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को निष्प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है, या फिर ये सिद्धांत कि कानून से ऊपर कोई नहीं हर हाल में लागू होना चाहिए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो? ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। हाँ, ये संतुलन बहुत नाजुक है। एक तरफ स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने की जरूरत है, जिसमें विपक्ष बिना डर के सरकार की आलोचना कर सके। दूसरी तरफ कानून के शासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, जहां कोई भी कानून से परे न हो। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो संक्षेप में कहें तो राहुल गांधी जिन कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका पैमाना और उनका समन्वय, जैसा आपने कहा, अभूतपूर्व है। ये मामला हमें जवाबदेही बनाम उत्पीड़न और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बनाम कानून के शासन के बीच जो धुंधली रेखा है, उस पर सोचने को मजबूर करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इन मामलों के नतीजे चाहे जो भी हों, आने वाले सालों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
ये न सिर्फ राहुल गांधी के व्यक्तिगत राजनीतिक सफर को प्रभावित करेंगे, बल्कि ये भी एक मिसाल कायम करेंगे कि भविष्य में भारत में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से जुड़े संवेदनशील मामलों को जांच एजेंसियां और न्यायपालिका कैसे संभालती हैं। शायद भारत के लोकतंत्र की असली परीक्षा इसी बात में है कि क्या उसकी न्यायिक प्रणाली वास्तविक कानूनी चिंताओं और राजनीतिक रूप से प्रेरित या कहें अतिरंजित मुकदमों के बीच निष्पक्षता और प्रभावी ढंग से अंतर कर पाती है या नहीं। क्या सिस्टम इस दबाव को झेल सकता है? लोकतंत्र का स्वास्थ्य शायद इसी संतुलन को सही ढंग से साधने पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।